गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक ही होंगे। तो आज हम फिर से आप लोगों के लिए लेके आए हैं बिहार शिक्षक पात्रता प्रतीक्षा परीक्षा जो हुआ था। ठीक है, बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा वो जो हुआ था, कब हुआ था? 21/12/2011 में जो हुआ था, उसका पीवाईक्यू क्वेश्चन लाए हैं। और ये सामाजिक विज्ञान से सोशल साइंस तो बोलते हैं SST। ठीक है, ये पेपर 2 के लिए है। कौन सा? पेपर 2, SST पेपर 2 के लिए जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, उसका आज हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें से आप बताइएगा कि कितना कर पाते हैं। और ये जो जो कभी बिहार टेट का तैयारी या स्टेट का तैयारी या बिहार शिक्षक का तैयारी करते हैं, तो इनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है। इससे पहले मैंने बिहार शिक्षक जो ये वाला 2011 वाला जो हुआ था, इसका मैंने CDP का कंप्लीट करवा दिया हूँ। तो जो CDP वाला नहीं देखे हैं तो CDP वाला देख लीजिएगा। आज हम लोग करेंगे SST वाला, और सारा क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए, तो आज का स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, चीन और भारत के मध्य रेखा का नाम बताना है। तो चीन और भारत के मध्य रेखा के बीच में कौन सी नाम है? डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, या इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए आप लोग। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैकमोहन रेखा। चलिए, अब मैकमोहन रेखा जो आया, इसमें क्या होता है? चीन और भारत के बीच में होता है। और ये कब कब हुआ था? 1914। तो ये भी आया था 1914 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और इसको किस नाम से जाना जाता है? तो शिमला समझौता के नाम से। तो शिमला समझौता के नाम से भी, ठीक है, समझौता। तो याद रखिएगा, शिमला समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अब मैकमोहन राम ही क्यों रखा था? क्योंकि उस समय के जो अंग्रेज सरकार जो विदेशी सचिव थे, उन्हीं के नाम पे रखा था। ठीक है, हेनरी मैकमोहन के नाम पे। ठीक है, तो ये भी रखा था। चलिए, अगला देखते हैं, डुरांड कब? डुरांड रेखा। तो डुरांड रेखा क्या होता है? किसके किसके बीच में होता है? तो याद रखिएगा, डुरांड रेखा यहाँ पे लिख देते हैं, डुरांड। ठीक है, डुरांड। डुरांड किसके साथ? अफगानिस्तान, AF अफगानिस्तान लिख देते हैं, और उसके बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, तब पाकिस्तान का तो लिख देता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में डुरांड। ठीक है, रेड क्लिफ किसके बीच में होता है? रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो ये याद रखिएगा, रेड क्लिफ भारत, यहाँ लिखते हैं भारत प्लस पाकिस्तान। ठीक है, तो रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो ये सारा याद रखिएगा। ठीक है, कभी एग्जाम में मान लो उससे अलग पूछ देगा तो बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए कितना आसान पूछा था बिहार का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रारंभिक शिक्षा, क्या ध्यान दीजिए, प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताना क्या है? प्रत्येक बच्चों का मौलिक अधिकार बताता है। पहला अनुच्छेद 21 का ए में, अनुच्छेद 21 का ए में। पहला बी है, 20 का है ना। अगला ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 45 में, और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 45 का ए में। चलिए बताइए, तो प्रारंभिक शिक्षा का बोला है ना, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो हम भी प्रारंभिक शिक्षा 45 में बोला है। ठीक है, इसमें क्या होता है? 45 में बोला है शिक्षा जो होता है 6 से लेकर 14 वर्ष के लिए। ठीक है, तो कितना? 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए पूछा है। देखिए, यहाँ प्रारंभिक शिक्षा के बारे में वर्णन किया इसीलिए। ठीक है, कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 20 में क्या होता है? आर्टिकल 20 क्या होता है? जैसे कि अपराध, यदि कोई अपराध करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? गिरफ्तार करने की जो प्रक्रिया, अवतार को, मतलब अपराध जो करते हैं उसका मुकदमा के बारे में आर्टिकल 20 में बोला है। ठीक है, तो याद रखिए, 20 में अपराध के बारे में बताया। ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 21 का ए में क्या बताया? यही होता है, क्या बोलता है? जीवन जीने का। ठीक है, जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 20 में। अब 20 का ए में क्या बोलता है? इसी में होता है शिक्षा का अधिकार, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो याद भी रहते हैं। बस इसमें क्या है? प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बोलता है 45 में, और इसमें बोलता है मतलब शिक्षा का अधिकार जो 2002 में आया था, ये वाला याद रखिए, 6 से 14 वर्ष का के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। बस इसमें प्रारंभिक शिक्षा वाला, इसलिए आर्टिकल 45 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला चलते हैं 33 में। प्रगतिशील शिक्षा पद्धति होती है, क्या होती है? अध्यापक केंद्रित होती है, पाठ्यपुस्तक केंद्रित होती है, पुस्तक केंद्रित होता है, या बाल केंद्रित होती है? तो बताइए, प्रारंभिक क्या बोला है? प्रगतिशील शिक्षा। चलिए बताइए। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रगतिशील शिक्षा एक प्रकार का अध्यापक केंद्रित होती है, नहीं, एक प्रकार का क्या होती है? क्या होती है? पाठ्य पुस्तक होती है। तो पाठ्य पुस्तक होती है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम के अनुसार जो शिक्षा होती है, इसको बोलते हैं पाठ्यक्रम। अध्यापक शिक्षा कहते हैं जिसमें अध्यापक केंद्रित होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसमें बाल केंद्रित होते हैं तो इसको CCE बाल चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बोलते हैं। जो इसमें बाल केंद्रित, जो अभी वर्तमान में जो चल रहा है NEP 2020 के अनुसार जो आया था बाल केंद्रित, इसमें क्या है? बच्चों के हिसाब से ही करना है। यदि कोई बच्चा फेल हो रहा है तो ये इसमें बच्चा की गलती नहीं है, इसमें क्या है? पूरी सिस्टम का गलती है कि सिस्टम के कारण ही बच्चा फेल हो रहा है। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। शिक्षा को संविधान के किस संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में रखा गया है? तो शिक्षा को संविधान के किस संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में रखा गया है? ठीक है, चलिए बताइए। चलिए,
तो इसका ऑप्शन है 15वां संविधान संशोधन, दूसरा 21वां संविधान संशोधन, सी में है 42वां संविधान संशोधन और डी में 45वां संविधान संशोधन। तो समर्थित सूची, शिक्षा का अधिकार किसने समर्थित सूची में है, तो कौन सा में डाला गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा आएगा 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए देखते हैं 42वां संविधान संशोधन क्या होता है। ये कब आया था, आया था 1976। तो याद रखिए 1976 में आया था। इसमें समर्थित सूची के अंतर्गत है। इसमें समर्थित सूची में क्या क्या है, जिसमें क्या था केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके, तो क्या था केंद्र प्लस राज्य दोनों मिलकर जो निर्णय लेते हैं उसको बोलते हैं समर्थित सूची। ठीक है, तो याद रखिए। और देखते हैं समर्थित सूची में क्या क्या है। जैसे समर्थित सूची में जैसे क्या था, शिक्षा का अधिकार होता है, वन का अधिकार होता है, ठीक है, जनगणना का अधिकार होता है। तो जनगणना कभी एग्जाम पूछ देगा तो अलग समर्थित सूची का। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण, ये सब जितनी भी होती है सारा ये इसके अंदर है। जैसे जानवर पशु पक्षियों की सुरक्षा, न्यायालय प्रशासन आदि जितने का है 42वां संविधान संशोधन में आता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं 21वां संविधान संशोधन। ये 21वां संविधान संशोधन क्या होता है, इसमें क्या था भाषा के बारे में है। क्या है, भाषा। तो भाषा के बारे में है जो 21वां संविधान कब आया था 1967। तो 1967 भाषा के बारे में, जिसमें 8वीं अनुसूची का जिक्र है। ठीक है, 8वीं अनुसूची का जिक्र है। ठीक है, जिसमें भाषा के बारे में। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए 45 में क्या है, 45 संशोधन क्या है, इसमें है क्या है आरक्षण के बारे में बताया है। ठीक है, आरक्षण, तो याद रखें आरक्षण के बारे में, जिसमें से शिक्षा का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा 1990 में आया था। ठीक है, 1990 में, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 15वां क्या है, 15वां भी जान लेते हैं। 15वां क्या है, तो इसमें यह है कि न्यायालय के क्षेत्र का अधिकार के बारे में, किस न्यायालय के क्षेत्र के अधिकार के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोलता है क्या, वोल्शेविक क्रांति के नायक थे, कौन थे, मार्क्स, माओ, लेनिन, स्टालिन। चलिए बोल्शेविक बताइए। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी कुछ कुछ दे दिया है तो उसको बना लीजिए। जो इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लेनिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर 6 देखते हैं। मांग और पूर्ति का संप्रत्य संबंध है। तो मांग और पूर्ति, पहला राजनीतिक शास्त्र है, इतिहास से, अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र। तो आपको तो पता ही है मांग और पूर्ति किस में होता है, तो ये इकोनॉमिक्स में होता है। मांग और पूर्ति क्या था, किसी वस्तु का जब मांग करते हैं, आपूर्ति है जब उस वस्तु का हमको नीड हो जाती है। ठीक है, तो मतलब सप्लाई होती है। तो मांग और डिमांड एक दूसरे क्या अपोजिट होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स का एक टर्म है। जैसे अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ। तो यह भी याद रखिएगा एडम स्मिथ। इतिहास का जनक कौन है, तो हेरोडोटस, याद रखिएगा हेरोडोटस। ठीक है, अर्थशास्त्र का एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। ठीक है, तो ये सब थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है 37। उज्जैन नगरी बसी है, तो बताना उज्जैन नगरी कहाँ बसी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर देना। हाँ, एक मिनट, ताकि आप लोगों को अच्छा से दिखेगा। चलिए उज्जैन नगरी कहाँ बसी, नर्मदा के किनारे, सतलज नदी के किनारे, ताप्ती नदी के किनारे या शिप्रा नदी के किनारे। चलिए बताइए, तो कहाँ है ये, उज्जैन है शिप्रा नदी के किनारे। तो कहाँ है, शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ। तो ये भी याद रखिएगा। ये कहाँ है, उज्जैन मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। कहाँ है, मध्य प्रदेश है, एमपी। तो कौन सी नदी, शिप्रा नदी क्यों है, एमपी में है। तो ये भी याद रखिएगा। और ये एक प्रकार का प्राचीन शहर। और उस समय का जो राजा था कौन था, राजा विक्रमादित्य की राजधानी थी, राजा विक्रमादित्य की, विक्रमादित्य। तो ये भी रखिए राजा विक्रमादित्य। हैंड राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए, बस बातों को आप लोग सुनिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, इसे कालिदास नगर के नाम से भी जानते, तो इस शहर को क्या कालिदासी नगर के नाम से, क्योंकि कालिदास का। ठीक है, तो कालिदासी, तो कालिदासी नगर के भी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, हर 12 साल में क्या होता है, सिंह महाकुंभ का मेला भी लगता है शिप्रा उज्जैन। ठीक है ना, तो उज्जैन में क्या होता है, हर 12 साल में क्या होता है, महाकुंभ मेला लगता है। ठीक है, अभी जैसे 12 साल में अभी कहाँ लगा था, प्रयागराज में लगा था, यूपी का प्रयागराज में। ठीक है, इलाहाबाद में। तो उसी तरह उज्जैन में भी 12 साल में। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी दलहन फसल नहीं है। चलिए दलहन फसल के बारे में आया तो आप बताइए दलहन फसल नहीं है। पहला है चना, मूंग, मखना, अरहर। चलिए बताइए। चलिए तो इसका आंसर क्या देख लेते हैं। 38 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर सी, क्या जाएगा मखना। तो मखना एक प्रकार के दलहन फसल नहीं है। तो देखिए दो प्रकार की फसल होती है। ठीक है, एक होता है मतलब एक रबी फसल, याद रखिएगा, रबी फसल, याद रखिएगा रबी फसल। और एक होता है खारिफ फसल। ठीक है, खारिफ फसल कभी एग्जाम में पूछ दे, तो रबी फसल क्या होता है, जो ठंडे में उगाए जाते हैं।
और खारिफ फसल जो गर्मी में उगाए जाते हैं, ठीक है। जैसे चना हो गया, मूंगफली हो गया, तो ये सब ठंडे में है। रबी फसल जैसे खारिफ फसल जैसे धान, गेहूँ, तो ये सब, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं क्या बोलते हैं। अजंता की गुफाएं स्थित है, कहाँ अजंता गुफाएं? पहला है गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश या राजस्थान में? चलिए बताइए। चलिए तो इसका है ऑप्शन नंबर बी, कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो अजंता गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कहाँ बताइए? तो अजंता गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। कहाँ? औरंगाबाद में। औरंगाबाद, ये याद रखिएगा ये सब, ठीक है। गुजरात में तो 50 स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है यहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में अभी जस्ट एमपी के बारे में बता दिया, शिप्रा नदी बता दिया ना, शिप्रा नदी कहाँ का क्या क्या है, ठीक है, याद रखिएगा। राजस्थान में जब पता है पिंक पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। भारतीय अर्थशास्त्र के उदारीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है, तो बताइए भारतीय भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया? श्रीमती इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को, पीवी नरसिम्हा राव को या अटल बिहारी वाजपेयी जी को? चलिए बताएं। तो आपको पता ही होगा कौन थी? इंदिरा गांधी बोलते हैं पीवी नरसिम्हा राव। क्या हुआ था 1991 में उदारीकरण का नीति आयोग बनाया था। उस समय क्या होता भारत में एक प्रकार अकाल की स्थिति हो गया था, जिसमें से क्या 15 दिन के लिए मात्र विदेशी ये बचा हुआ था, मतलब विदेशी का मुद्रा बचा हुआ था, जिसमें से खाने उने का सारा सिस्टम खराब हो गया। तभी ने क्या कहा पीवी नरसिम्हा राव और उस समय के वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। दोनों ने मिल के क्या किया था, एक नीति अपनाया था, जिसमें से उसको बोलता उदारीकरण की नीति, जिसमें बोला जाता है एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, भूमंडलीकरण और क्या बता उदारीकरण। तो ये 3 नीति अपनाई थी, जिसमें से इसके द्वारा क्या भारत एक अर्थव्यवस्था की ओर विकास किया था। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एलपीजी ये नीति लाया था, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। उदारीकरण क्या था कि विदेश से जो कंपनी आता था उसमें से पहले टैक्स लिया जाता, तो उसको क्या कहता था, उस दोनों के जो पीवी नरसिम्हा राव के पीएम थे फाइनेंस में थे मनमोहन सिंह, दोनों मिलकर क्या कि जो भी विदेशी कंपनी आएगा उस पर हम टैक्स नहीं लेंगे, यहाँ पे आओ और ये करो। प्राइवेटाइजेशन क्या है, जो भी ये था उसको प्राइवेट कर दिया। ग्लोबलाइजेशन सारा को भूमंडलीकरण दिया कर दिया जा रहा, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे करते हैं। मराठा शासक शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो मराठा शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? 1605 में, 1556 में, 1627 में या 1680 में? बताइए। चलिए तो क्या बचेगा 1627 में, तो ये याद रखिएगा 1627 में, ठीक है। चलिए तो शिवाजी के बारे में जानबे करते हैं, कब इसका जन्म था? 16 अप्रैल 1627 में, ठीक है। और इसका शाहजी भोसले, इसका मतलब कि पिता का नाम था और माता का नाम जीजाबाई, याद रखिए शाहजी भोसले मतलब पिता का नाम और माता का नाम जीजाबाई, तो याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देगा एग्जाम में, तो ठीक। चलिए देखिए कितना आसान पूछा था बिहार में। सामाजिक अध्ययन का क्या अर्थ है? परिवार का अध्ययन करना, पर्यावरण का अध्ययन करना, समाज का अध्ययन करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसी इसमें पूछिए रहा सामाजिक अध्ययन, जब सामाजिक अध्ययन बोल ही रहा है तो सामाजिक अध्ययन क्या है? समाज का अध्ययन करना, तो समाज का अध्ययन करना, ठीक है। पर्यावरण का अध्ययन मतलब पर्यावरण का अध्ययन करना, ठीक है। परिवार का मतलब फैमिली का अध्ययन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन निर्माता है, तो सामाजिक विज्ञान का अध्ययन का कौन निर्माता? राष्ट्र का, परिवार का, राजनेता या अर्थव्यवस्था? बताइए, ये सब तो इजी क्वेश्चन 43। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं, क्या है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर परिवार। तो समाज का मतलब परिवार के बारे में, फैमिली के बारे में। चलिए अगला है समाज की प्रयोगशाला माना जाता, तो समाज की प्रयोगशाला क्या माना जाता? अर्थशास्त्र को, भूगोल को, इतिहास को या साहित्य को? चलिए तो सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी, इतिहास को। तो हो जाएगा इतिहास। ये सब आसान आसान है, इसलिए इसको स्किप करते चलते हैं हम लोग। चलिए अध्यापक को कक्षा शिक्षण का प्रारंभ करना चाहिए, तो अध्यापक को कक्षा शिक्षण प्रारंभ करना चाहिए किस समय? छात्रों को हाल चाल पूछ कर करना चाहिए, पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछ कर करना चाहिए, या नए पाठ की घोषणा करके करना चाहिए, या नए पाठ की विषय वस्तु को प्रश्न पूछ कर करना चाहिए? तो कैसे करना चाहिए उसको? हम करना चाहिए पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न है, कभी कोई भी चीज ताकि बच्चों को उससे संबंधित ज्ञान को हम पूछ के करेंगे, ठीक है, ताकि बच्चों जल्दी उसको स्पष्ट मतलब गेन कर सकें। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में ग्लोब का उपयोग, तो बताइए ग्लोब का उपयोग क्या किया जाता है, किस लिए के लिए? दिन रात को प्रत्येक समझने के लिए, पृथ्वी के आकार बताने हेतु, स्थल जल का अनुपात बताने हेतु, या इनमें से सभी? क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? सभी को। ग्लोब के बारे में भी जानते हैं, दिन रात को समझने के लिए, पृथ्वी का आकार बताने में, स्थल जल का अनुपात वगैरह जानने के लिए, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए निम्न में से कौन सा कथन सही युग में नहीं है? तो बताना नो सही है, ठीक है। बॉक्साइट एल्युमिनियम है, क्या अवरक विद्युत है, कोयला पेयजल है, या बलुआ पत्थर भवन निर्माण में आता है? तो बताइए कौन सा सही हो जाएगा?
चलिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा सही? क्या बोलता सही नहीं पूछा ना, हाँ तो ये हो जाएगा कोयला पेयजल। तो कोयला पेयजल नहीं होता है, ठीक है। तो ये कोयला हमको क्या है जलाने में उपयोग करते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है निम्न में से कौन सा वर्षण का रूप है? वर्षण का रूप नहीं है पूछा, वर्षण का रूप वर्षा, ओस, हिमपात या आंधी? चलिए बताइए। तो क्या वर्षण का रूप नहीं, कौन सा? आंधी। तो ये वर्षण का रूप नहीं है, तो याद रखिएगा वर्षण का रूप कौन सा है? आंधी नहीं है। चलिए अब वर्षण के बारे में आता है। वर्षण होता क्या जान लेते हैं। वर्षण क्या था? मौसम विज्ञान की प्रचलित शब्दावली है जो वायुमंडल में जल संग्रहित होकर किसी भी रूप में पृथ्वी के एक सतह से वापस आने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं वर्षण कहते हैं। अब पृथ्वी की सतह पर मतलब कि वर्षण के कारण क्या कई प्रकार, जैसे वर्षण होना, वर्षा होना, फुहारा होना, हिम होना, हिमपात होना, तो ये सब सारा होता है, ठीक है। तो पृथ्वी पे जो ये सब प्रक्रिया होते हैं इसे आता है अंतर्गत में आता है, ठीक है। ओलावृष्टि होना, तो ये सब वर्षण का कारण ही है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए पृथ्वी पे सबसे अधिक जल पाया जाता था, कितना % जल पाया जाता है? नदियों में पाया जाता है सबसे ज्यादा, अटलांटिक में पाया जाता है, महासागर में पाया जाता है या झील में? तो सबसे ज्यादा जल कहाँ पाया जाएगा बताइए, ये तो आसान क्वेश्चन है। कहाँ पाया जाता है? ये महासागर में। तो सबसे ज्यादा जल कहाँ? महासागर। सबसे बड़ा है तो महासागर, ऐसे भी याद रखिएगा महासागर। चलिए टोटल बताते हैं, देखते हैं टोटल। चलिए टोटल कितना होता है? टोटल कितना है? 29% भाग स्थल है जिसमें 71% पे जल है। तो याद रखिएगा जल कितना? 71% पे जल है, याद रखिएगा जल। और बचा हुआ जो है 29% पे क्या? स्थल है। स्थल मतलब ये मतलब कि जिसमें हम लोग स्थान करते हैं, निवास करते हैं, तो इतना स्थान पे रहते हैं। इसमें से क्या 71% जलमंडल के 89% भाग पर महासागर घिरा हुआ था, ठीक है। तो कितना 71% पे स्थान पे 89% पे महासागर घिरा हुआ है और शेष 11.1% सागर पर झीलों का विस्तार है। तो 11% पे ही मात्र सागर, झील और नदियां में पानी है। बाकी कितना 18 बाकी 89% क्या है? महासागर में जल एकत्रित है। तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की विशेषता कौन सा नहीं बताना है, ठीक है। पहला यह सबसे विशाल है, इसमें अनेक देशों का संविधान है लिया गया है, यह एक लचीला है। चलिए बताइए। और ऑप्शन नंबर डी है, यह सभी है। चलिए तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह सबसे विशाल है, यह अनेक देशों से लिया और यह लचीला भी है, ठीक है। तो याद रखिएगा। जैसे मौलिक अधिकार दिया कहाँ था? यूएसए से लिया गया था, तो अलग अलग प्रकार से लिया गया था। भारतीय भारतीय सेना में 3 अंगों के प्रमुख होता है। तो भारतीय सेना में 3 अंगों का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री? तो कौन है? तीनों में जल, थल और वायुसेना। तो तीनों प्रकार का होता है, ठीक है। जल, थल और वायुसेना तीनों के लिए राष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए अगला, भारत का एकमात्र क्रियाशील ज्वालामुखी। तो बताइए एकमात्र भारत का कौन सा है? मेघालय में है, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप में है या गोवा में है? चलिए बताइए। तो ये कहाँ पे है बताइए? ये है ये अंडमान निकोबार, मतलब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो ये भी रखे। और सबसे क्या भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। और इसका विस्तार याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देगा। 6 डिग्री 39 से लेके कितना है? 3 डिग्री 34 तक है, ठीक है। 3 डिग्री 34 सेकंड। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और ये उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित इस द्वीप को दूसरा नाम बैरन द्वीप भी नाम से जानता है। कौन सा? बैरन, बैरन द्वीप। याद रखिएगा बैरन, बैरन द्वीप के भी नाम से भी जाना जाता है। अब भारत का जकार्ता ज्वालामुखी भी है इसी में, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 53 में, प्रजातंत्र को जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन किसको कहा जाता है? तो प्रजातंत्र में जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन करने को किसने बोला था? अब्राहम लिंकन ने कहा था, जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा था, रूजवेल्ट ने कहा था या चर्चिल ने कहा था? तो किसने कहा था बताइए? तो जनता के लिए कौन था? अब्राहम लिंकन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अब्राहम लिंकन, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए अगला 54 में देखते हैं 5 में, सिलिकोस जेल को किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए सिलिकोस जेल को किस नाम से जाना जाता है? अंग्रेजी जेल से, काला पानी, बड़ी जेल से या रेगुलर जेल से? चलिए बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो इसका देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पे है काला पानी? ये है अंडमान और निकोबार राजधानी कहाँ? पोर्ट ब्लेयर में, याद रखिएगा पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार में ही है, पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था जिसमें स्वतंत्रता सेनानी को द्वारा क्या कहता है? सेनानी को क्या कहता है? वहां पे जाके कैद करते, जो संग्राम करते थे उसको पकड़ के वहां पे जाके
कैद कर देता। अरे भारत का 1000 किलोमीटर दूर है, तो कहना भारत से कितना 1000 किलोमीटर, तो ये भी याद रखिए कितना 1000 किलोमीटर दूर पे स्थित है। कौन सा जेल? काला पानी का जेल, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके अंदर कितना है कोठी की संख्या बोलेगा तो 694, तो 694 कोठियां बनाई गई थी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ये तो इसमें आसान है, गधा, घोड़ा, हाथी, ऊँट। कौन है? ये तो ऊँट हो जाएगा, क्योंकि ऊँट में क्या है बहुत ज्यादा पानी कहते रखता है, जिसको पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। सती प्रथा को समाप्त करने में किनकी महत्वपूर्ण भूमिका? तो सती प्रथा को समाप्त किसके द्वारा किया? अभी जस्ट मैंने जीके जीएस वाला जो एनटीपीसी का जीके जीएस डाला हो, उसमें जस्ट ये वाला अभी क्वेश्चन डील किए थे। किसने किया था? राजा राम मोहन। कब क्या था? 29 में। तब क्या किया? 1829 में किया था राजा राम मोहन। किसके द्वारा? रॉबर्ट विलियम बेंटिंक के द्वारा। रॉबर्ट किसका? रॉबर्ट विलियम बेंटिक के माध्यम से। विलियम विलियम अब फिर बोलेगा ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किया था? ये भी ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन रहे। केशव चंद क्या बताया? ब्राह्मण समाज की। तो कौन सा ब्राह्मण समाज की? जिसमें से क्या होता है कुप्रथा जाति, वो जितनी भी कुप्रथाएं हैं उसको, तो वही कुप्रथा मतलब जैसे मूर्ति पूजा, बलि करना, तो ये सब मूर्ति पूजा, बलि देना, ये सब जितना भी होता था बलि देना, ठीक है, ये सबका विरोध दिया था। कौन था? ये धार्मिक प्रथाओं परंपराओं का जो चलता रीति रिवाज जो नहीं था, रूढ़िवादी परंपरा, तो उसका विरोध किया था केशव चंद, ठीक है। डॉक्टर बी के ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन क्या था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्या क्या आप समझ? तो इसने क्या किया था? लड़कियों के लिए स्कूल खोला था, ठीक है। लड़कियों के लिए स्कूल खोलने का काम किया था ईश्वर चंद्र विजय। कहाँ पे? कलकत्ता में। तो ये भी याद रखें, कलकत्ता। ये क्लास 8 का बुक से दिया हुआ है क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन है कलकत्ता में, ठीक है विद्यार्थी। अब बम्बई के बहुत सारे अन्य सुधारक काम किए थे, जिसमें लड़कियों के लिए स्कूल खोलने का भी काम किया था, ठीक है। कभी बोल देगा ज्योतिबा फूले, ये कहाँ क्या था? क्या था? ज्योतिबा फूले आर्य समाज का भी स्थापना किया था। कभी एग्जाम में पूछ दे ज्योतिबा फूले, तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है। तो ये समाज सुधारक सकते हैं, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, बौद्ध धर्म भारत से निकलकर किन देशों में गया था? जापान, चीन, कोरियन, सभी। चलिए बताइए, कलर चेंज करते हैं। तो कहाँ गया था? सभी धर्मों। कहाँ गया था? सभी। ऑप्शन नंबर जी, ये सब जगह में विख्यात था। कहाँ? जापान, चीन, अलग अलग सभी जगह, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, भारत में परमाणु परीक्षण किया गया था। कब किया गया था? श्रीहरिकोटा में, पोरखंड में, चांदीपुरम में, या ट्राम्बे में? चलिए बताइए। तो कहाँ किया गया था? पोरखंड में। तो कहाँ किया गया था? पोरखंड में किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा पोरखंड में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए 59, बिस्मिल्लाह का जानवे करते हैं, किससे संबंधित है? तबला वादन से, संतूर वादन से, बांसुरी वादन से, शहनाई बजित है। ये तो आपको पता ही होगा बिस्मिल्लाह का, बहुत जाने माने थे। तो रत्न भी मिला था। कब मिला था? तो क्या शहनाई के लिए जाने जाते थे, शहनाई के लिए। कब मिला था? भारत रत्न 2001 में। तो ये भी याद रखिएगा, भारत रत्न से विभूषित किया गया था 2001 में, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए चंद्रगुप्त मौर्य आ गया। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, कौन थे? वात्स्यन, चाणक्य, पराशर या कालांत? बताइए कौन थे, बताइए। ये तो बहुत आसान है, कौन थे? ये थे चाणक्य। कौन थे? चाणक्य। चाणक्य थे चंद्रगुप्त मौर्य। इसका नाम क्या है? विष्णुगुप्त, याद रखिएगा विष्णुगुप्त। दूसरा और क्या नाम था? कौटिल्य। कौटिल्य, ठीक है। इसने एक बुक निकाला था जो राजनीतिक शास्त्र के बारे में बताता था, मतलब राजनीतिक से बारे में। तो क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र नामक बुक निकालता था। नाम है अर्थशास्त्र, बस राजनीति के बारे में बताता है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला चलते हैं, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा कौन सा है? लेह, शिमला, श्रीनगर, गुवाहाटी? चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? चलिए बताइए। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ले। तो कहाँ हो जाएगा? ले, ठीक है, ले लद्दाख में, याद रखिएगा। चलिए अगला, सबसे कम श्रमिकों की आवश्यकता वाला उद्योग। तो सबसे कम श्रमिक की आवश्यकता वाला वस्त्र उद्योग, इस्पात उद्योग, कृषि उद्योग या रेलवे उद्योग? चलिए बताइए। तो कौन सा? इस्पात उद्योग सबसे कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला, तो 11 की जनगणना सबसे ज्यादा कौन सा था? बिहार, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात। तो 2000 सबसे अधिक जन साक्षरता वाला कौन था? ये केरल था सबसे अधिक, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला है 64, सर्च इंजन क्या है? तो सर्च इंजन क्या है आपको बताना है। पहला है इंटरनेट खोजी, खोजी वाहन, खोजी मोटर, या इनमें से बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट। सर्च इंजन मतलब इंटरनेट, हम कुछ भी गूगल में खोलते हैं, क्रोम में जाकर खोजते हैं, कुछ भी करते हैं इंटरनेट के माध्यम से, ठीक। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में, या दिल्ली में?
क्या हो जाएगा, दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में, ठीक है। तो याद रखिएगा दिल्ली। चलिए 65 हो गया। अब हम लोग देखते हैं 65 से, यहाँ 66 से क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं 66 से क्वेश्चन के और आगे बढ़ते हैं। चलिए 66 में देखते हैं। चलिए, कौन सा क्या है, कौन सा संस्थान बैंकों को कामकाज पर नियंत्रित रखती है। तो ये यहाँ से है, ये भी बिहार टेट का ही है, ठीक है। याद रखिएगा बिहार टेट का ही एग्जाम है, 2011 का ही क्वेश्चन है, यानी कि दूसरा क्वेश्चन उसी का है 66 से यहाँ से, ठीक है। वहाँ के बाद यहाँ से 66। तो कामगारों पर नियंत्रण रखती है रिजर्व बैंक, सीबीआई, सरकार या इनमें सभी। आपको बताइएगा इस टाइप का क्वेश्चन देंगे या जो पिछले जो मैंने करवाया है ये, कि इस तरह का फॉर्मेट में देंगे, तो वो भी कमेंट बताइएगा। तो इस टाइप का फॉर्मेट ठीक लगता है या कि इस टाइप का फॉर्मेट, या खुद से इस टाइप का टाइप करके देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, रिजर्व बैंक, आरबीआई, ठीक है। तो आरबीआई का काम क्या है, मतलब सभी बैंकों का नियंत्रण रखना। आरबीआई को स्थापना कब हुआ था, 1939 में। ये क्या हुआ, 35 में, 1935 में, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या है, सीबीआई, सरकार, इनमें सभी। तो ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा व्यापारिक फसल नहीं है। तो व्यापारिक फसल नहीं है, बताना है कौन सा व्यापारिक फसल नहीं है। पहला मखाना, मक्का, जूट, कपास। तो बताइए, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मक्का। क्या आ जाएगा, एक ये मक्का व्यापारिक फसल नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा मक्का नहीं, मखाना होगा ना। एक मिनट देख लेते हैं, 67 का आंसर, एक मिनट देख लेते हैं, ठीक है आपको। चलिए ठीक है, मक्का ही होगा, ठीक है ना। तो मक्का हो जाएगा, ये व्यापारिक फसल नहीं है, ठीक है। बाबा की जूट, कपास, मखाना ये सब व्यापारिक फसल, याद रखिएगा। चलिए 68 में देख लेते हैं, गरीब रथ क्या है। दुल्हा गाड़ी है, गरीबों की गाड़ी है, यात्री गाड़ी है, इनमें से कोई नहीं है। चलिए बताइए। तो गरीब रथ आप जानते हैं ट्रेन के बारे में, तो ये कौन सा, एक प्रकार यात्रा गाड़ी है। क्या कहता है, पैसेंजर ट्रेन, मतलब पैसेंजर ने एक्सप्रेस है, ट्रेन का नाम है। तो यात्रा के लिए काम करता है। चलिए 69 में देखते हैं, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। तो कौन सा प्लेटफॉर्म, पटना में, सोनपुर में, दिल्ली में या खड़गपुर में। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खड़गपुर। तो सबसे कौन सा, तो खड़गपुर। तो अब लोग याद रखेगा खड़गपुर, ठीक। कब है, तो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म पहले 7 अक्टूबर 2013 में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म पहले पश्चिम बंगाल का खड़गपुर में था, ठीक है, जिसकी लंबाई कितना, इतना था। इसके बाद दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म नॉर्थ में गोरखपुर जंक्शन है, जिसकी लंबाई इतना में है, ठीक है। जो बोगियों वाला है, इसमें कितना 26 बोगिया रह सकता है, तो गोरखपुर में, ठीक, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर या दक्षिण। शुष्क वाला क्षेत्र कौन सा है, चलिए बताइए। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं आंसर, इसका क्या आ जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी वाला क्षेत्र जो है भारत का शुष्क क्षेत्र, तो याद रखिएगा, ठीक। अगला 71 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है। तो भिन्न बताना है, सागर, झील, नदी, तालाब। बताइए, तो क्या आ जाएगा, देखिए सागर हो जाएगा सही आंसर, सागर। देखिए झील में थोड़ा पानी, नदी में थोड़ा पानी, तालाब में, तो सागर में क्या बहुत सारा पानी आता है, ठीक है। तो यही होता है, बहुत सारा पानी का तेज होता है, इसलिए ये भिन्न है, ठीक। चलिए, बिहार राज्य के केला उत्पादन प्रसिद्ध क्षेत्र। तो केला कहाँ में उत्पादन है, भागलपुर, हाजीपुर, मुंगेर या पटना में। बताइए, केला सबसे ज्यादा कहाँ होता है। तो ये हाजीपुर, याद रखिएगा हाजीपुर का केला, ठीक है, याद रखिएगा हाजीपुर का केला, ठीक है। तो भागलपुर में क्या आता है, आम ना, नहीं आम तो शायद मालदा में रहता है। तो ये सब याद रखिएगा कहाँ कहाँ। आपसे बिहार से क्वेश्चन है, ठीक है। सोनपुर के अतिरिक्त भारत के पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो बताइएगा सोनपुर का अतिरिक्त और कहाँ आयोजित किया जाता है, दिल्ली में, लालपुर में, पुष्कर में, जलोर में। तो कहाँ हो जाएगा, पुष्कर में। तो याद रखिएगा पुष्कर में, ठीक है। तो कहाँ, सोनपुर का अलावा कहाँ, पुष्कर में भी याद रखिएगा। पुष्कर में कार्तिक माह, कब लगता है, कार्तिक माह में लगाया जाता है, ये भी याद रखिएगा मेला, ठीक है। जहाँ पशु का आयोजन के लिए क्या होता है, पशु के लिए लगाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 74 देख लेते हैं, विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है, पटना में, दानापुर में, जम्मू या गया में। तो बताइए विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है। चलिए तो देख लेते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कहाँ है, गया में स्थित है। विष्णुपद मंदिर कहाँ है, गया में स्थित है, याद रखिएगा आप लोग। बिहार का शोक कहा जाता है निम्न में से किसको। बिहार का शोक किस कौन सी नदी को कहा जाता है, अजय नदी को, गोमती नदी को, सोन नदी को या कोसी नदी को। तो याद रखिएगा कौन सी, कोसी नदी को। तो बिहार का शोक कौन सा, कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कोसी नदी को। चलिए अगला चलते हैं, मानचित्र एवं स्केच में मुख्य अंतर क्या होता है। मानचित्र और स्केच में क्या अंतर होता है, पहला कीमत का, क्या है, समझ का या पैमाने का, इनमें सभी। तो मानचित्र और स्केच में क्या अंतर वो बता रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका, पैमाने का अंतर था, ऑप्शन नंबर सी, पैमाने का अंतर होता है, ठीक है। चलिए 77 में देखते हैं,
चलता है। बिहार के लिए कक्षा 6 to 8 द्वारा पाठ्यक्रम कौन तैयार, तो बिहार के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जो बुक पर तैयार किया जाता है कौन करता है 6 to 8 के लिए? एनसीईआरटी करता है, एनसीईआरटी करता है, न्यूपा करता है, एससीईआरटी करता है। तो कौन करता है? एससीईआरटी करता है, एससीईआरटी, ठीक है, आरटी। तो ये एससीईआरटी बिहार के लिए एससीईआरटी का यूज कौन करता है? एनसीईआरटी का था नेशनल के लिए एनसीईआरटी, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है कितना? पठारी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में या ताल क्षेत्र में? सब आसान सा बिहार का क्वेश्चन है। तो कहाँ हो जाएगा? मैदानी क्षेत्र में। कहाँ स्थित है? मैदानी क्षेत्र में, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला है, बिहार की प्रचलित कला कौन सी कला है? मधुबनी, मुगल, अवधी, इनमें से कोई नहीं। जानवे करते हैं आप लोगों को, सभी को पता होगा। तो बिहार की कौन सी कला है? ये मधुबनी कला है, ठीक है, तो याद रखिएगा। कहाँ हो जाएगा? मधुबनी कला, ठीक है, तो याद रखिएगा मधुबनी कला। चलिए, मधुबनी के बारे में आया तो ये भी याद रखिएगा। मधुबनी कहाँ? ये मिथिला में स्थित है, याद रखिएगा मिथिला की। थोड़ा सा टेक्स्ट छोटा कर दे रहे हैं आपको, 1 मिनट। चलिए, तो कहाँ? मिथिला, तो याद रखिएगा मिथिला, ठीक है, तो मिथिला वाले क्षेत्र में आए। मधुबनी पेंटिंग के लिए 17वीं सदी के आसपास हुआ था। कब इसका विकास हुआ था? 17वीं सदी में। तो याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मधुबनी से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता था। इसमें क्या होता है कि क्या कहते हैं, पेंटिंग के लिए क्या कहते हैं, पौधे को पेड़ों से पत्तियां, फूल, जितना भी पत्तियां, फूल आदि को क्या कहता है, सभी को फूलों को रंग निकाल के कपड़े के कागज पे कैनवस पे भरा जाता है, ठीक है, सभी को रंग निकाल कैनवस में भरा जाता है और एक बार का पेंटिंग बनाया जाता है। बहुत अच्छा पेंटिंग है, ठीक है, बिहार के लिए बहुत अच्छा है। चलिए अगला चलते हैं। बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? दुर्गा पूजा, छठ पूजा, वैशाखी पूजा, इनमें सभी। तो यह तो आसान है, छठ पूजा, ठीक है। चलिए अगला है, सामाजिक अध्ययन से संबंधित समसामयिक विषय का ज्ञान दिया जा सकता है। तो सामाजिक संबंध से ज्ञान दिया जा सकता है किसमें? वाद विवाद प्रतियोगिता के द्वारा, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के द्वारा, दैनिक समाचार विश्लेषण के द्वारा या इनमें से सभी। चलिए बताइए, तो कैसे कह सकते हैं हम? क्या कहते हैं, बच्चों को क्या कहते हैं, ठीक है, दैनिक समाचार विश्लेषण के द्वारा सामाजिक संबंध का विषय का ज्ञान करवा सकते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है, बाल संसद छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान देता है। तो व्यवहारिक ज्ञान क्या देता है? अर्थशास्त्र का देता है, इतिहास का देता है, भूगोल का देता है या राजनीति का देता है? बाल संसद पूछा है, ठीक है ना। चलिए, तो क्या था? बाल संसद क्या था? राजनीतिक शास्त्र से संबंधित, राजनीतिक शास्त्र, बाल संसद राजनीति के बारे में याद रखिएगा। चलिए अगला है, सामाजिक विज्ञान के किस उप विषय में विभिन्न देशों के माध्यम के संबंध में अध्ययन किया जाता है? विभिन्न देशों के मध्य संबंध अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, इतिहास या भूगोल? तो क्या हो जाएगा? इतिहास के बारे में, तो याद रखिएगा इतिहास, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं 84। सामाजिक विज्ञान के किस उप विषय का स्रोत विधि का प्रयोग किया जाता है? तो किस विषय का स्रोत विधि का उपयोग किया जाता है? अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल या राजनीतिक शास्त्र? ये सब आसान आसान क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही जवाब, क्या? राजनीतिक शास्त्र, ठीक है, तो राजनीतिक शास्त्र। समाचार पत्र कैसी शिक्षण सामग्री है? दृश्य, श्रव्य, श्रव्य दृश्य या इनमें से कोई? तो समाचार आप जब पढ़ते हैं तो किस प्रकार का शिक्षण होती है? ये सब आसान आसान है। तो हम क्या करते हैं, उसको देख के पढ़ते हैं, ना कि सिर्फ सुन के पढ़ते हैं, ना तो सिर्फ देख के आप बोल के भी नहीं पढ़ते, आप लोग देख के करते हैं। चलिए 86, सामाजिक अध्ययन वह क्षेत्र जो मूलभूत मानव को वांछित आदतों, स्वीकार वृत्तियों तथा उनके महत्वपूर्ण कुशलताओं को निर्माण के लिए आवश्यक है, जिनको प्रभावशाली नागरिकता का अधिकार माना जाता है। यह कथन किसने दिया था? बी ई वेस्ले ने, एम पी मफावता ने, क्रो एंड क्रो ने, और कौन लास्ट है? जेम्स हैकिम ने। तो किसने दिया था बताइए? तो यह सिद्धांत किसने दिया था पूछा था? तो कौन दिया था? ये जेम्स हैकिम्स ने दिया था, याद रखिएगा। चलिए 87 में चलते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा को पाठ्यक्रम तय करना, तो राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल स्तर पर, ठीक है, कौन तय करता है? एनसीईआरटी, एनसीईटी, न्यूपा या मानव संसाधन विकास मंत्रालय? तो राष्ट्रीय नेशनल स्तर पे कौन सा करता है? तो ये हमारे एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, तो नेशनल पे एनसीईआरटी पे, जो 6 to 8 के लिए जो भी है सो एनसीईआरटी करता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य क्या होता है? ज्ञानात्मक विकास करना, भावनात्मक विकास करना, सृजनात्मक विकास करना, इनमें से सभी। तो सामाजिक अध्ययन आप लोग क्यों करते हैं बताइए? तो किसमें हमारा ज्ञान का भी विकास हो, भाव का भी, सृजनात्मक सबका विकास होना चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। 89 में कौन से शिक्षण विधि करके सीखने के अवसर को प्रदान किया जाता है? तो कौन से शिक्षण विधि बच्चों को सीखने का अवसर प्रदान करती है? कहानी विधि, व्याख्यान विधि, योजना विधि, इनमें सभी। चलिए बताइए।
तो कौन सी विधि? हम व्याख्या करके बच्चों को शिक्षण विधि में सबसे ज़्यादा व्याख्या एक्सप्लेन जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे वो बच्चों को उतना ज़्यादा अच्छा सीखने में मदद करता है। इकाई परीक्षा का क्या मुख्य उद्देश्य होता है? इकाई परीक्षा का क्या मुख्य उद्देश्य? पता लगाना कि छात्रों ने इकाई से संबंधित सामग्री को पढ़ा या नहीं। अगली इकाई को पढ़ना, छात्रों को हमेशा परीक्षण के लिए रखना और छात्रों को अनुशासित रखना। चलिए पता है इकाई परीक्षण का क्या उद्देश्य है? तो क्या है इसका उद्देश्य है पता लगाना कि छात्रों को इकाई संबंधित सामग्री का समझ पाया या नहीं। ठीक है? तो आज का वीडियो इतना ही है। तो आज का बिहार टेट ठीक है? या जो कभी स्टेट का भी तैयारी करते हैं बिहार का स्टेट का तैयारी करते हैं और जो ये क्वेश्चन आया था कब आया था? क्वेश्चन आया था 21/12/2011 का क्वेश्चन है पीआईक्यू। तो एसएसटी आज हम लोग का कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग कल करेंगे हिंदी का, ठीक है? तो जो एसएसटी ये वाला हिंदी का जो आया पेपर 2 का, ठीक है? तो पेपर 2 में जो क्वेश्चन है उसका कल हम लोग हिंदी वाला करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो जो कभी बिहार टेट का भी तैयारी करते हैं, स्टेट का भी तैयारी करते हैं, उसका हम सारा कंप्लीट करवाएँगे। तो मेरे चैनल पे आप लोग जुड़ जाइए, हम सारा आपको पीआईक्यू करवाएँगे। ऐसे स्टेट का भी तैयारी करेगा। जो सीटेट का भी तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट का कंटिन्यू वीडियो चल ही रहा है। एनसीईआरटी का भी तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी का जीके जीएस का भी सीरीज कंटिन्यू चल रहा है। तो लोग आप लोग जरूर उसको चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी नए हैं चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।